पिछली बार हमने देखा कि एक आदमी आया और उसने हिरोको को चुनौती देने की मांग करने लगा। गार्ड्स उसे रोकने के लिए झपटते हैं, पर वो लड़का अपनी पार्टिसन स्पीयर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त हमला कर देता है। लेकिन तभी एक चाबुक हवा में लहराती है और उस हमले को बीच में ही रोक देती है। हरका की चाबुक ने उस लड़के को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। हरका रेवन को चेतावनी देती है कि अगर उसने अब रुकने की कोशिश नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रेवन का बटलर घबरा जाता है, लेकिन वर्गोन उसे अपनी जादुई बेड़ियों में जकड़ लेता है। बटलर समझ जाता है वर्गोन कोई मामूली जादूगर नहीं, बल्कि कम से कम 5 रून वाला एक शक्तिशाली उस्ताद है। रेवन को एहसास होता है कि उसके सामने एक ताकतवर रून मैज और एक ऐसी औरत खड़ी है जिसकी चाबुक किसी भी पल रूप बदल सकती है। हरका अपना परिचय हेडमास्टर के तौर पर देती है, जिसे सुनकर रेवन को यकीन ही नहीं होता। रेवन अपनी स्पीयर तकनीक से चाबुक की पकड़ तोड़ देता है, जिससे हरका भी दंग रह जाती है। लेकिन तभी रेवन अचानक अपना सुर बदल लेता है और बड़े प्यार से गुजारिश करता है, क्या मुझे इस फोर्ट्रेस में एक कैडेट के तौर पर भर्ती किया जा सकता है? उधर विंसेंट अपनी बग्घी में टुनिकानन सिटी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो शहर के पास के जंगल में पहुंचता है, उसे हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। जूलियन को ये मिशन बहुत सीधा और आसान लग रहा है। वो हैरान है कि एल्डर्स ने विंसेंट को सिर्फ एक गॉब्लिन का शिकार करने के लिए यहाँ क्यों भेजा। विंसेंट मिशन की डिटेल्स दोबारा पढ़ते हुए उसे समझाता है कि ऊपर से जो आसान दिखता है, असल में वही सबसे बड़ा जाल होता है। विंसेंट बताता है कि गॉब्लिन अकेले में कमजोर होते हैं, लेकिन झुंड में ये बहुत शातिर और खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। मगर यहाँ का मामला उल्टा है। ये गॉब्लिन इस खून से सने जंगल में अकेला घूम रहा है। विंसेंट को शक है कि या तो ये अपने झुंड से बिछड़ गया है, या फिर ये इतना ताकतवर हो चुका है कि इसे अब किसी की जरूरत नहीं। शायद अपने ही साथियों को खाकर इसने अपनी शक्ति बढ़ाई है। जूलियन ये सुनकर खौफ से भर जाता है। जैसे ही बग्घी अपनी मंजिल के करीब पहुंचती है, विंसेंट अपनी तलवार खींच लेता है। वो चलती बग्घी की छत से एक जोरदार छलांग लगाता है। वो ड्राइवर को पैसे फेंक कर कहता है कि वो यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाए। ड्राइवर अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही विंसेंट एक नीले धूमकेतु की तरह जंगल के अंधेरे में ओझल हो जाता है। विंसेंट एक खाली मैदान में उतरता है और अपनी इंद्रियों को शांत करते हुए शिकार की तैयारी शुरू करता है। वो अपनी तलवार में बिजली भरता है और लाइटनिंग जायंट के असली रूप का आह्वान करता है। सुनहरी और नीली बिजली का एक बवंडर खड़ा होता है और विंसेंट पूरे इलाके में अपनी बिजली का जाल यानी लाइटनिंग नेटवर्क बिछा देता है। उसे पता है कि उसकी नीली बिजली भले ही उतनी मारक ना हो, लेकिन किसी भी हलचल को पकड़ने के लिए ये सबसे बेहतरीन जरिया है। तभी विंसेंट के रडार में कुछ खौफनाक कैद होता है। एक विशालकाय डरावना गॉब्लिन जाग उठता है, जिसके शरीर से बैंगनी रंग की काली ऊर्जा निकल रही है। विंसेंट पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखता है और दंग रह जाता है। ये कोई आम गॉब्लिन नहीं है। इसके शरीर पर अजीबोगरीब चमकते हुए निशान और बैंगनी रंग की कई मणियां जड़ी हुई हैं। विंसेंट को शक होता है कि यह शायद काली जादुई विद्या से बनाया गया कोई चिमेरा है। अभी विंसेंट उस गॉब्लिन की ताकत का अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी उसकी बिजली की जाल पीछे से जोरदार प्रतिक्रिया देती है। विंसेंट के होश उड़ जाते हैं। कोई उसके जाल के अंदर घुस चुका है। उसे यकीन हो जाता है कि एल्डर्स ने जिस हत्यारे को भेजा था वो आ चुका है। तभी एक भयानक धमाका विंसेंट के बिल्कुल करीब होता है, जो उसे पीछे की ओर फेंक देता है। अचानक एक चमकती हुई तलवार विंसेंट के सामने हुए हमले को बीच में ही रोक लेती है। विंसेंट हक्का बक्का रह जाता है। सामने से एक लड़का हांफते हुए आता है और कहता है कि बड़ी मुश्किल से उसने विंसेंट को पकड़ा है। नारंगी बालों वाला ये कैडेट बड़े जोश में विंसेंट को अपना परिचय देता है और कहता है कि भले ही ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो बस ये देखना चाहता है कि विंसेंट और उसमें से ज्यादा ताकतवर कौन है। विंसेंट अभी भी फाइटिंग स्टांस में है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इस मोड़ पर उसे चैलेंज कर रहा है। विंसेंट की नज़र उस लड़के के बैच पर पड़ती है। ये तो एक हाई रैंकिंग कैडेट है। तभी काइमेरा अपने बैंगनी हाथ के साथ हमला करने के लिए तैयार होता है। विंसेंट घबराकर बड़बड़ाता है कि इस मॉन्स्टर ने उन्हें ढूंढ लिया है। गुस्से से भरा काइमेरा उनकी तरफ झपटता है। विंसेंट हवा में छलांग लगाकर उसके जानलेवा वार से खुद को बचाता है। नारंगी बालों वाला रेवन उस विशाल जीव को देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या ये कोई गोब्लिन है। विंसेंट चिल्लाकर उसे चेतावनी देता है कि संभल कर, अगर ये वाकई काइमेरा है तो बिना सोचे समझे किया गया हमला जानलेवा हो सकता है।
काइमेरा अब रेवन को अपना निशाना बनाता है और अपनी बैंगनी ऊर्जा के साथ जोरदार दहाड़ मारता है। विंसन समझ जाता है कि अब रेवन खतरे में है और उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन रेवन भागने के बजाय अपना हाथ उठाता है और अपने भाले से काइमेरा पर एक जबरदस्त सुनहरी बिजली जैसा प्रहार करता है। रेवन चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। काइमेरा को पीछे धकेलने के बाद रेवन बड़े टशन में कहता है कि उसे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर इतना साफ है कि इस मॉन्स्टर को पहले ढेर करना होगा। नज़ारा बदलता है बर्फ से ढके फोर्ट्रेस की तरफ, जहां 2 ऑफिसर गेट लाल बालों वाली ऑफिसर चैन की सांस लेती है कि आखिरकार मेहमान चले गए। उसका साथी उससे पूछता है कि क्या ये सब उसने जानबूझकर किया है। विंसन के पीछे रेवन को भेजना एक सोची समझी चाल थी, ताकि अडेना के एल्डर्स चाहकर भी दखल ना दे सकें, क्योंकि रेवन वर्डिगन खानदान का वारिस है। वो हंसते हुए अनजान बनने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या उसकी कुछ छुट्टियां अभी बाकी हैं। वापस लड़ाई के मैदान में काइमेरा एक बार फिर अपना बैंगनी प्रहार करता है। रेवन की आंखें चमक उठती हैं और वो हवा में कलाबाजी खाते हुए अपने भाले से काइमेरा को जमीन पर पटक देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और चारों तरफ मलबा उड़ने लगता है। काइमेरा दर्द से चीखता है, पर वो अब भी जिंदा है। रेवन फिर से हवा में उछलता है और पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ता है। काइमेरा अपने पंजों से पलटवार करने की कोशिश करता है, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है, लेकिन रेवन की फुर्ती के आगे वो टिक नहीं पाता और रेवन उसकी पीठ पर एक खौफनाक घाव कर देता है। विंसन पेड़ की टहनी पर बैठा ये सब देख रहा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये नारंगी बालों वाला नया लड़का आखिर है कौन। वो काइमेरा जैसे मॉन्स्टर को अकेले ही खिलौना बना रहा है। दूसरी तरफ रेवन भी लड़ते हुए विंसन को परख रहा है। उसे एहसास होता है कि विंसेंट का लेवल उसकी उम्र के आम योद्धाओं से कहीं ऊपर है। वो बिल्कुल कागन और खुद रेवन की टक्कर का खिलाड़ी है। तभी काइमेरा लड़खड़ाता है, लेकिन उसके शरीर के जादुई कोर फिर से धड़कने लगते हैं। रेवन अपना असली ब्लेसिंग ट्रेट एक्टिवेट करता है, सब कुछ भेद देने वाला भाला। काइमेरा चीखता है और रेवन अपना अंतिम प्रहार तैयार करता है। रोशनी की एक बिजली जैसी किरण सीधे उस मॉन्स्टर के सीने को चीरते हुए पार निकल जाती है। विंसन और उसके साथी दूर से देखते रह जाते हैं कि रेवन ने उस गॉब्लिन को लगभग ढेर कर दिया है। लेकिन जैसे ही रेवन पीछे मुड़ता है, एक खौफनाक मंजर सामने आता है। काइमेरा का कटा हुआ हिस्सा लाल मांस के लोथड़े की तरह फिर से उगने लगता है। विंसन और रेवन दहशत में चिल्लाते हैं। उसका शरीर दोबारा बन रहा है। उस पर लाल रंग के स्केल आने लगते हैं और वो आधे ड्रैगन जैसा दिखने लगता है। काइमेरा पागल होकर रेवन पर अपने भारी लाल पंजों से हमला करता है। रेवन समझ जाता है कि ये चीज उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विंसन अपने शरीर को धक्का देता है। अब मुझे भी मैदान में उतरना होगा। भी नीली जादुई रस्सियां हवा में लहराती हैं और काइमेरा को चारों तरफ से बांध लेती हैं। एक आवाज गूंजती है, आखिरकार मैंने अपने यंग मास्टर को ढूंढ ही लिया। ये रेवन का बटलर सीरॉन है। वो अपनी उंगलियों से उन रस्सियों को कंट्रोल कर रहा है। विंसन उस आदमी की बटलर वाली ड्रेस देखकर हैरान रह जाता है, पर यह काइमेरा कोई मामूली गॉब्लिन नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रस्सियों को झटके में तोड़ देता है। विंसन चिल्लाता है, पकड़ छूट गई। तभी काइमेरा के पैरों के नीचे एक गुलाबी जादुई घेरा बनने लगता है। रेवन दंग है। क्या एक गॉब्लिन जादू का इस्तेमाल कर रहा है? एक तेज रोशनी के साथ वो मॉन्स्टर सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक नकाबपोश जादूगर उस काइमेरा को टेलीपोर्ट कर चुका है। वो अपनी किसी एल्डर को रिपोर्ट देता है कि मिशन में गड़बड़ हो गई है। जंगल में अब सन्नाटा है, लेकिन विंसन को महसूस होता है कि उस मॉन्स्टर की माना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रेवन और सीरॉन की तरफ मुड़ता है। वो ठंडे लहजे में पूछता है, अब बहुत तमाशा हो गया। अब जरा ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सिरॉन बड़े अदब से झुककर अपना और रेवन का परिचय देता है। ये हैं वर्दिगन खानदान के इकलौते वारिस यंग मास्टर रेवन वर्दिगन, और मैं इनका बटलर सिरॉन। रेवन बड़े गर्व से अपना नाम दोहराता है और बताता है कि वो अभी अभी क्रिम्सन फोर्ट्रेस में कैडेट बना है और हेडमास्टर ने उसे खास तौर पर विंसन को ढूंढने का हुक्म दिया था। विंसन का दोस्त ये सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। क्या वर्दिगन? विंसन, तुझे पता भी है ये कौन है? ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक है, स्पीयर मास्टरी के लिए मशहूर है। विंसन को अब समझ आता है कि रेवन इतना ताकतवर क्यों है। उसका दोस्त धीरे से फुसफुसाता है, विंसन, ये तो जैकपॉट है। वर्दिगन खानदान का इकलौता वारिस हमारे साथ है। एल्डर्स चाहकर भी इसे हाथ नहीं लगा पाएंगे। ये हमारे लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। विंसन मन ही मन मुस्कुराता है और हेडमास्टर का शुक्रिया अदा करता है,
कि उन्होंने इतना तगड़ा मददगार भेजा है। लेकिन सिरॉन इतना भोला नहीं है। वो विंसेंट की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, अब आपकी बारी है। ये गॉब्लिन का मामला काफी संदिग्ध है और एक खानदान के वारिस का अकेले इस मिशन पर होना भी अजीब है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मॉन्स्टर के शिकार का मिशन नहीं है, बल्कि अडेना खानदान की कोई अंदरूनी सियासी जंग है। अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम अभी पीछे हट जाएंगे। रेवन इन सब बातों को अनसुना कर देता है और जोश में आकर विंसेंट से कहता है, ये सब छोड़ो विंसेंट, मेरे साथ मुकाबला करो। विंसेंट को याद आता है कि ये लड़का तो शुरू से ही लड़ने के लिए मरा जा रहा था। रेवन बताता है कि उसने विंसेंट और कागन की लड़ाई देखी थी और वो उससे बहुत प्रभावित हुआ है। पहले वो कागन को हराना चाहता था, पर अब उसका पूरा ध्यान विंसेंट पर है। वो विंसेंट के साथ रहकर और भी ताकतवर बनना चाहता है। विंसेंट का दोस्त रेवन को जज्बाती पागल कहता है, पर मानता है कि लड़का दिल का साफ है। तभी विंसेंट सीधे मना कर देता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करूंगा। रेवन को गहरा सदमा लगता है, पर क्यों? विंसेंट शांति से जवाब देता है कि वो अभी एक मिशन पर है और उसकी पहली प्राथमिकता उस गॉब्लिन को पकड़ना है। रेवन बच्चों की तरह जिद करने लगता है और मिन्नतें करता है कि बस एक बार। विंसेंट अपनी बात पर अड़ग रहता है और एक शर्त रखता है, जब तक हम उस गॉब्लिन को ढेर नहीं कर देते तब तक कोई मुकाबला नहीं होगा। रेवन की आंखें चमक उठती हैं। इसका मतलब गॉब्लिन को मारने के बाद तुम मुझसे लड़ोगे? विंसेंट गोलमोल जवाब देता है, देखेंगे अगर वक्त मिला तो। रेवन इसी बात पर उछल पड़ता है, मजा आएगा, गॉब्लिन का शिकार तो अब और भी मजेदार होगा। सिरॉन गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि रेवन अब विंसेंट के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। वो मन ही मन मानता है कि विंसेंट ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। नजारा बदलता है टुनिकन सिटी की भीड़-भाड़ वाली गलियों की तरफ, जहां शहर की रौनक के बीच एक वेट्रेस कुछ खास इशारा कर रही है। टुनिका सिटी की एक सराय में रात बिताने का फैसला होता है। खाने की मेज पर सिरॉन गंभीर होकर कहता है कि अडेना एल्डर्स के मामलों में पड़ना उनके लिए मुसीबत बन सकता है। विंसेंट समझाता है कि जिस गॉब्लिन से उनका सामना हुआ वो कोई मामूली जीव नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक काइमेरा है। सिरॉन भी उसकी बात से सहमत होता है, क्योंकि उसने भी वो अजीब लाल स्केल्स और सींग देखे थे। विंसेंट कहता है कि उन्हें इसी दिशा में जांच आगे बढ़ानी होगी। तभी अचानक विंसेंट को कुछ बहुत बुरा महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और लाल होने लगता है। एक पहचानी हुई सड़ी हुई गंध उसे मेज से उठने पर मजबूर कर देती है। विंसेंट चौंक जाता है। ये तो वही बदबू है जो सामन खानदान की अंडरग्राउंड जेल में थी। ये यहां कैसे आई? अपनी इंद्रियों का पीछा करते हुए उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़े एक नकाबपोश पर पड़ती है। विंसेंट समझ जाता है कि यही वो शख्स है। विंसेंट आगे बढ़कर उस आदमी को टोकता है। वो नकाबपोश घबराकर विंसेंट का पूरा नाम पुकारता है। विंसेंट दंग है, ये अजनबी मेरा नाम कैसे जानता है? इससे पहले कि वो संभल पाता, विंसेंट उस पर झपटता है और उसका कॉलर पकड़ विंसेंट दहाड़ता है, सच सच बता तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? तभी विंसेंट को खतरे का आभास होता है। उस आदमी के सीने पर बने मैजिक सर्कल से लाल माना फटने लगती है। वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है। विंसेंट पहचान जाता है कि ये क्रिम्सन एम्परर की वही खौफनाक शक्ति है जो अब बेकाबू हो चुकी है। विंसेंट के साथी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन विंसेंट समझ जाता है कि उस आदमी का शरीर माना के ओवरफ्लो की वजह से एक बम बनने वाला है। ताज्जुब की बात यह है कि विंसेंट के अलावा कोई और इस हलचल को महसूस नहीं कर पा रहा। विंसेंट चिल्लाता है, सब दूर हटो, खतरा है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा रेस्टोरेंट और आंगन दहल उठता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। सिरॉन हैरान है कि उसे इस धमाके का पहले से अंदाजा क्यों नहीं हुआ। वो तुरंत अपनी जादुई ढाल खड़ी कर देता है ताकि रेवन और बाकी साथियों को बचाया जा सके। रेवन चिल्लाता है, सिरॉन, विंसेंट को बचाओ। लेकिन सिरॉन जानता है कि विंसेंट को बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो खुद उस धमाके के केंद्र में था। आग की लपटें और जादुई लहरें पूरे इलाके को घेर लेती हैं। एक और जबरदस्त ऊर्जा का झटका लगता है। जब धूल और धुआं छटता है तो रेवन और सिरॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धमाके के बीचों बीच विंसेंट खड़ा है। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से उस पूरे विस्फोट की ऊर्जा को बीच से चीर दिया है। विंसेंट बुरी तरह हाँप रहा है। उसके शरीर से अब भी शक्ति की चिंगारियां निकल रही हैं। थकान से चूर विंसेंट अपनी तलवार जमीन पर टिका देता है। विंसेंट धमाके की ऊर्जा को चीरने के बाद वहीं ढेर हो जाता है। रेवन और सिरॉन भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। रेवन बेहोश पड़े विंसेंट को झकझोरता है, जबकि सिरॉन अभी भी सदमे में है।
वो मन ही मन सोच रहा है, आखिर विंसेंट की तलवार ने उस धमाके को निगल कैसे लिया? कोई तलवार एक विस्फोट को बीच से कैसे काट सकती है? रेवन विंसेंट को सहारा देकर ऊपर कमरे की तरफ ले जाता है, जबकि सीरॉन अपनी जादुई रस्सियों से उस हमलावर की लाश को जकड़ लेता है। विंसेंट, जो रेवन के कंधे पर टिका है, धीरे से बुदबुदाता है कि वो मौत के कितना करीब था। वो सोचता है कि उसकी यूनिक सोर्ड स्टाइल ने उसके दिल को तो बचा लिया, लेकिन उसकी माना अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। कमरे के अंदर पहुंचते ही रेवन घबरा कर पूछता है कि क्या किसी पादरी को बुलाना चाहिए, पर विंसेंट मना कर देता है और कहता है कि जख्म गहरे नहीं है, बस उसे तुरंत ध्यान लगाने की जरूरत है। वो रेवन और सीरॉन से अपनी रखवाली करने को कहता है। सीरॉन टोकता है, क्या तुम हम अजनबियों पर इतना भरोसा कर सकते हो? अगर हमारी नीयत साफ ना हुई तो? विंसेंट थका हुआ होने के बावजूद मुस्कुराता है और कहता है, सीरॉन, तुम एक 7 स्टार योद्धा हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मेरे ध्यान लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरॉन खामोश हो जाता है और विंसेंट के चारों तरफ एक अभेद्य जादुई कवच बना देता है। नीली रोशनी के बीच विंसेंट अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने लगता है। बाहर रेवन और सीरॉन के बीच बहस छिड़ जाती है। रेवन पूछता है कि क्या कोई सच में ऐसे धमाके से बच सकता है? सीरॉन कहता है कि यह लगभग नामुमकिन है। तभी उनकी नजर उस हमलावर की लाश पर पड़ती है। लाश की गर्दन पर लाल दरारें उभरने लगती हैं और देखते ही देखते वो शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है। सीरॉन समझ जाता है कि विंसेंट और उस बॉम्बर दोनों के पीछे कोई बहुत बड़ा और अनसुलझा राज है। घंटों बाद आधी रात के सन्नाटे में विंसेंट अपने जादुई कवच को तोड़कर बाहर आता है। उसे उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया है, पर अब उसकी हालत बेहतर है। वो और उसकी रूहानी साथी उस धमाके की माना का संबंध एक पुरानी और काली शक्ति से जोड़ते हैं। विंसेंट को एहसास होता है कि वो बॉम्बर कोई योद्धा नहीं था, बल्कि सामन खानदान का एक कैदी था, जिसके शरीर में जबरन माना भरकर उसे एक जिंदा बम बनाया गया था। विंसेंट को अब यकीन हो जाता है कि एल्डर्स और सामन खानदान मिलकर उसके खिलाफ कोई खौफनाक साजिश रच रहे हैं। तभी अंधेरे कमरे में सीरॉन प्रकट होता है। अंधेरे कमरे में सीरॉन का भारी ऑरा विंसेंट को चारों तरफ से घेर लेता है। वो तीखे स्वर में पूछता है, विंसेंट, तुम्हें कैसे पता था कि वो आदमी फटने वाला है? और सबसे बड़ी बात, तुम वहां से भागे क्यों नहीं? विंसेंट शांति से जवाब देता है कि अगर वो भाग जाता तो सराय और रेस्टोरेंट में मौजूद मासूम नागरिक मारे जाते। उसे याद आता है कि भीड़ में एक मां अपने बच्चे को सीने से चिपकाए खड़ी थी। सीरॉन फिर पूछता है, क्या अजनबियों की जान तुम्हारी अपनी सुरक्षा और मकसद से बड़ी है? रेवन, जो पास ही कहीं आधी नींद में है, सोचता है कि क्या उसका अपना मास्टर भी विंसेंट की तरह उन मासूमों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाता? सीरॉन खुद ही जवाब देता है कि रेवन भी किसी मासूम को मरता हुआ नहीं छोड़ता। सीरॉन मानता है कि आज के दौर में विंसेंट जैसा निस्वार्थ इंसान मिलना मुश्किल है। वो झुककर विंसेंट की तारीफ करता है, मैंने आज तक जितने भी अडेना देखे हैं, तुम्हारी तलवार उन सब में सबसे बेहतरीन और नेक है। विंसेंट बड़े अदब से शुक्रिया अदा करता है। तभी सीरॉन की बड़ा ऐलान करता है, विंसेंट, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं इस मिशन से पीछे हट रहा हूं। अब ये तुम्हारा और उस गॉब्लिन का मुकाबला है। विंसेंट हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सीरॉन वाकई उसे अकेले ये मौका दे रहा है। कहानी अब जंगल की गहराई में मुड़ती है, जहां एक विशायमेरा पेड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। एक नकाबपोश साया उस जंजीरों में जकड़े काइमेरा को विंसेंट का मांस खिलाने का वादा कर रहा है। वो रहस्यमयी मास्टरमाइंड बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है कि विंसेंट तो बस शुरुआत है, उसका असली शिकार तो वर्दिगान खानदान का इकलौता वारिस रेवन है। वापस विंसेंट के पास सीरॉन कहता है कि वो देखना चाहता है कि विंसेंट की ये सच्चाई वाली तलवार बिना किसी खानदान की मदद के कितनी दूर तक जाती है। वो कसम खाता है कि वो उस गॉब्लिन पर हाथ तक नहीं लगाएगा जिसका विंसेंट शिकार कर रहा है। विंसेंट मन ही मन सोचता है कि सीरॉन जैसा ताकतवर योद्धा अगर दूर से भी उसका साथ दे तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए विंसेंट तय करता है कि अब और देर करना ठीक नहीं है, वरना दुश्मन को तैयारी का मौका मिल जाएगा। रेवन अचानक पूछती हैं, विंसेंट, हम जा कहाँ रहे हैं? हमें तो मंजिल का पता ही नहीं। विंसेंट जवाब देता है कि वे वापस उसी जगह जा रहे हैं जहां पहली बार गॉब्लिन मिला था। हालांकि उसकी लाइटनिंग डिटेक्शन कुछ पकड़ नहीं पा रही, पर उसे यकीन है कि वो गॉब्लिन टेलीपोर्ट होकर कहीं दूर जा छुपा है। विंसेंट अब शिकार के पुराने और देसी तरीके अपनाने का फैसला करता है। वो जमीन पर झाड़ियों और निशानों को टटोलने लगता है। रेवन को शक है कि बिना किसी खास ट्रैकिंग ट्रेट के उस मॉन्स्टर को ढूंढना नामुमकिन है,
लेकिन विंसेंट मुस्कुराकर कहता है, इतना बड़ा राक्षस जब चलता है तो पैरों के निशान और शिकार के सुराग पीछे छोड़ ही देता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के वो साल याद आते हैं जब उसने खूंखार राक्षसों का शिकार करके ये हुनर सीखा था। विंसेंट खून की गंध का पीछा करते हुए रेवन को साथ आने का इशारा करता है। तीनों जंगल की गहराई में उतरते जाते हैं। विंसेंट एक पेड़ के पास रुककर निशानों को पढ़ता है और उसे तबाही के पक्के सबूत मिल जाते हैं। बड़े बड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। रेवन दंग है कि विंसेंट बिना किसी जादुई शक्ति के एक शिकारी कुत्ते की तरह मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है। ऊंची घास के मैदान से गुजरते हुए रेवन कहती है, मानना पड़ेगा विंसेंट, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विंसेंट खामोश है। विंसेंट चलते चलते अचानक रुक जाता है। उसे कुछ खटक रहा है। वो कहता है, रेवन, इस मॉन्स्टर का पीछा करना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान लग रहा है। वो गौर करता है कि पैरों के निशान जरूरत से ज्यादा साफ और एक जैसे हैं, जैसे कोई उन्हें खुद रास्ता दिखा रहा हो। रेवन भी मानती है कि शिकार इतना सीधा नहीं होता। विंसेंट जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाता है, उसे समझ आ जाता है कि वो एक मैजिक सर्कल पर पैर रख चुका है। इससे पहले कि वो पीछे हटें, एक जबरदस्त जादुई धमाका नीचे होता है। धुएं और मलबे से बाहर निकलते हुए विंसेंट की रूहानी साथी उसे चेतावनी देती है कि ये पूरा सरकंडों का मैदान रीड फील्ड ही नकली है। विंसेंट ताड़ जाता है कि इतनी सूखी जमीन पर ऐसी घास उग ही नहीं सकती। वो अपनी पूरी ताकत समेटता है और जमीन पर एक भयानक जायंट थंडर स्टॉर्म छोड़ देता है। बिजली के कड़कड़ाते तूफान से घास उड़ जाती है और सामने एक नकाबपोश जादूगर खड़ा मिलता है। वो जादूगर लाल जादुई घेरे से विंसेंट की नीली बिजली को रोक देता है। दोनों की शक्तियों के टकराने से एक विशाल ऊर्जा का गोला बन जाता है। धुआं छटते ही वो जादूगर बड़े टशन में अपना नाम बताता है, कार्विल। विंसेंट सीधा सवाल दागता है, क्या तुझे अडेना एल्डर्स ने सुपारी दी है? कार्विल पागलों की तरह हंसते हुए कबूल करता है कि उसे विंसेंट को मारने के लिए मोटी रकम का वादा किया गया है। विंसेंट समझ जाता है कि कार्विल ये राज सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि वो किसी को भी जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखता। ये पीछे उसका खूंखार काइमेरा किसी यमराज की तरह खड़ा है। विंसेंट अपनी अमालन मिथस्वॉर्ड तकनीक से बैंगनी बिजली जगाता है और रेवन अपने भाले में पवित्र आग भर लेती है। दोनों मिलकर काइमेरा पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब वो राक्षस उनके हर वार को रिफ्लेक्ट करके वापस उनकी तरफ भेज देता है। कार्विल अपनी लाल जादुई गेंदों से उन पर हमलों की बौछार कर देता है। लड़ते लड़ते विंसेंट लड़खड़ाने लगता है। रेवन दौड़कर उसके पास आती है। विंसेंट अपना सीना पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि पिछले एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश का बुरा असर अभी भी उसके शरीर पर है। कार्विल अपनी जीत का जश्न मनाते हुए चिल्लाता है, मेरे इस खास काइमेरा के सामने तुम दोनों का बचना नामुमकिन है, आज तुम यहीं मरोगे। कार्विल अपनी डींगे हाँक ही रहा होता है कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। विंसेंट अचानक रेवन से कहता है, इस गॉब्लिन को मेरे लिए छोड़ दो। जादूगर कार्विल उलझन में पड़ जाता है। तभी जादुई रस्सियां कार्विल को जकड़ लेती हैं। वो रस्सियां कार्विल के सिले हुए मुंह को चीरने लगती हैं और खून निकलने लगता है। सीरॉन और बिजली की रफ्तार से कार्विल की तरफ झपटता है। वो अपने धागों को ऐसे खूंखार पैटर्न में बुनता है कि पीछे एक जोरदार खून से लथपथ धमाका होता है। अब आता है सिरकॉन, जो मान लेता है कि भाई मैं तो अपनी मौजूदगी छिपाकर बैठा था, पर विंसेंट की दाद देनी पड़ेगी कि उसने मुझे भांप लिया। विंसेंट भी तगड़ा खिलाड़ी है। उसने पहले ही ताड़ लिया था कि रेवन अकेला तो नहीं भेजा गया होगा। सिरान अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने तो बस उस विलन पर हमला किया जो रेवन की जान का दुश्मन बना हुआ था। तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस दुश्मन की लाश गायब थी। वहां बस फटे हुए चीथड़े पड़े थे, बॉडी का नामो निशान नहीं था। अचानक वो जादूगर एक खौफनाक लाल ऑरा के साथ उनके सामने फिर से प्रकट होता है। वो सिरकॉन को देखते ही पहचान लेता है, वर्दीकन पास का वो जानलेवा कातिल जो धागों से मौत का खेल खेलता है। जादूगर को समझ आ जाता है कि ये कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि कातिलों का असली किंग, मर्डर किंग है। ये भारी भरकम नाम सुनकर वहां खड़ा साथी सन रह जाता है, पर सिरान गिले को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे पता था कि उसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सिरॉन पूरे मैदान को अपने चमकते धागों से ढक देता है और तंज कसता है कि बेटा अभी तक भागे नहीं। जादूगर भी टेढ़ा होकर जवाब देता है कि अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। अब वो इन सब की लाशों का इस्तेमाल करके एक सबसे खतरनाक और परफेक्ट काइमेरा बनाएगा। तभी जादूगर के पीछे खूंखार ड्रैगन के खून वाला गॉब्लिन आकर खड़ा हो जाता है। विंसेंट सिरकॉन को जादूगर से निपटने का इशारा करता है और सिरकॉन भी जोश में तैयार हो जाता है।
जैसे ही वो काइमेरा सिरॉन पर झपटता है, विंसेन और उसका साथी भी मैदान में कूद पड़ते हैं। विंसेन अपनी पूरी ताकत को चमकचमाती एनर्जी बॉल्स में समेटता है और अपना सबसे तगड़ा वार एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश उस काइमेरा की छाती पर दे मारता है। पर भाई, वो काइमेरा भी लोहे का बना था। उसने अपने हाथ से ही उस जानलेवा वार को रोक दिया और पलटकर विंसेन को एक जोर का मुक्का जड़ा। विंसेन को तुरंत समझ आ गया कि इस दानव का शरीर तो जादुई पावर को भी कच्चे चने की तरह चबा रहा है। दूसरी तरफ सिरॉन और जादूगर के बीच जबरदस्त भिड़न चल रही होती है। जादूगर ताना मारता है, बेटा ज्यादा उड़ मत, तेरा काम चोरी छिपे कत्ल करना है, मैदाने जंग में लड़ना नहीं। सिरॉन भी कड़ा जवाब देते हुए कहता है, तो तू कौन सा बड़ा जानवरों का उस्ताद है। तभी जादूगर अपनी खास चाल लीश चलता है, जिससे वो इन राक्षसों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है, विंसेन और उसके साथी पर लाल रोशनी का कहर टूट पड़ता है और काइमेरा ऊपर से सिरॉन की तरफ डाइव लगाता है। फिर क्या, जंगल में एक ऐसा धमाका होता है कि धरती हिल जाए। धुएं के गुबार से सिरॉन बाहर निकलता है और कहता है, फालतू टेंशन मत लो, मैं एकदम फिट हूं। वो पक्का करता है कि रेवन का अंदाजा सही था। इस गॉब्लिन के शरीर पर असली ड्रैगन के स्केल्स हैं। सब दंग रह जाते हैं क्योंकि ड्रैगन तो सालों पहले लुप्त हो चुके थे। तभी अचानक कोई जादूगर को फट्टू और लूजर कह देता है। जादूगर गुस्से में लाल पीला होकर अपने ही काइमेरा को गालियां देने लगता है, साले बेवकूफ जानवर, मुझे ही मारने चला था। काइमेरा उसे ऐसी नजरों से घूरता है कि जादूगर की भी हालत पतली हो जाती है। वो उसे धमकी देता है कि अगर फिर से तेवर दिखाए तो वो उसके शरीर से ड्रैगन का सारा खून निचोड़ लेगा। विंसेन ये सारा नजारा देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये पूरा खेल उस जादूगर के कंट्रोल का है। विंसेन ने नतीजा निकाला कि जो जादूगर अपने जानवरों पर इतना काबू रखता है, वो अपनी ताकत को अंधाधुंध कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये कोई जादुई ट्रेट है तो इसे तोड़ने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उस पागल हुए काइमेरा के सामने खड़े होकर विंसन अपने साथियों को इशारा करता है, भाइयों, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। उधर जादूगर हैरान परेशान इधर उधर देख रहा होता है। उसे लगता है कि ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए। वो बुदबुदाता है, साले डरपोक भाग गए, अब मुसीबत खड़ी करेंगे। तभी अचानक आसमान से सिरकॉन अपने धागों की पूरी ताकत लेकर बिजली की तरह नीचे झपटता है। जादूगर संभलने की कोशिश करता है और उसे गालियां देते हुए अपना बचाव करता है। तभी ऊपर से एक और योद्धा अपनी चमकती भाली लेकर टूट पड़ता है और चिल्लाता है, बेटा, हमारे जाल में तेरा स्वागत है। उसकी भाली जादूगर के डिफेंस को चीरती हुई नीचे आती है। वो एक ऐसी जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है जो किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। जादूगर की हालत पतली हो जाती है, पर उसे अपने काइमेरा के ड्रैगन वाले स्केल्स पर पूरा भरोसा था। जैसे ही भाली टकराती है, काइमेरा उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है, पर काइमेरा के एक ही झटके में वो योद्धा पीछे जा गिरता है। जादूगर ठहाका मारकर हंसता है, सब बेकार है, तुम्हारी कोई भी चाल मुझे छू नहीं सकती। लेकिन तभी विंसन फिर से तैयार हो जाता है। इस बार उसकी तलवार से नीली रोशनी निकल रही होती है। वो फिर से अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश मारता है। जादूगर को लगता है कि ये सब उस पर निशाना साध रहे हैं। विंसन साफ कर देता है, बिल्कुल सही पकड़े हो, हमारा असली टारगेट तू ही है। विंसन की तलवार का वो खूंखार वार काइमेरा और जादूगर दोनों को चीरते हुए निकल जाता है। जादूगर जख्मी हो जाता है और दर्द से कराहा उठता है, पर फिर भी कमीनापन नहीं छोड़ता। वो हंसते हुए कहता है, कोशिश अच्छी थी, पर जीत तो मेरी ही होगी। वो काइमेरा को हुक्म देता है, कुचल डाल इन सबको। पर भाई, यहां सीन पलट जाता है। काइमेरा हमला करने के बजाय वहीं रुक जाता है और जादूगर को ही खूंखार नजरों से घूरने लगता है। विंसन असली राज खोलता है, मेरा निशाना काइमेरा था ही नहीं, बल्कि वो जादुई जंजीर लीश थी जिससे तू इसे गुलाम बनाकर रख रहा था। जैसे ही वो कंट्रोल टूटता है, काइमेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने ही पुराने मालिक की तरफ मुड़ जाता है। जादूगर घबराकर एक शील्ड बनाता है, पर काइमेरा उसे खिलौने की तरह तोड़ देता है। जादूगर की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि काइमेरा के वार इतने खतरनाक थे कि उसकी खुद की ड्रैगन वाली खाल भी फटने लगती है। वो दर्द से पागल होकर पूरे जंगल में तबाही मचाने लगता है। विंसन सब देख रहा होता है और कहता है, ये जानवर अपने मालिक से नफरत करता था, और सच तो ये है कि तू कभी कोई उस्ताद था ही नहीं। एक असली उस्ताद तो जानवरों से दिल का रिश्ता रखता है, पर इस जादूगर ने तो बस उसे गुलाम बनाया था। धीरे धीरे वो ड्रैगन की खाल पिघलने लगती है। सिरकॉन और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं कि अब ये मुसीबत खत्म होने वाली है। विंसन उस कमजोर पड़े काइमेरा के पास जाता है और बड़े शांत मन से कहता है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं तुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ समय बीतता है और आसमान एकदम साफ हो जाता है।
विंसेंट के हाथ में एक खून से लथपथ बोरा होता है जिसमें शायद इस पूरे मिशन की कामयाबी का सबूत था। पूरी टीम अपनी पहली जीत का जश्न मनाती है और विंसेंट से पूछती है, भाई अब आगे का क्या सीन है? विंसेंट कहता है कि ये मिशन सीधा बड़े बुजुर्गों की तरफ से आया था और जब से मुसीबत शुरू हुई है, खेल अभी बाकी है। विंसेंट साफ कर देता है कि जब बुजुर्गों ने ही जाल बिछाया है तो वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वो कसम खाता है कि अपने परिवार की पूरी ताकत से इन बुजुर्गों की हरकतों का जवाब देगा। विंसेंट सिरकॉन के साथ चलते हुए कहता है कि अब उसके पास ऐसे गवाह हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जब उससे पूछा गया कि भाई कौन है वो गवाह, तो वो सीधा सिरॉन की तरफ इशारा कर देता है। विंसेंट कहता है कि उस कटे हुए सिर पर धागों के निशान साफ बता रहे हैं कि ये मर्डर किंग का काम है, और उससे बड़ा गवाह कौन होगा। सिरॉन बेचारा अपना सिर पकड़ लेता है कि उसे भालतू के पचड़ों में घसीटा जा रहा है, पर विंसेंट उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके होने से अब मामले को संभालना आसान हो जाएगा। तभी अचानक पीछे से कोई सिरॉन की तारीफ करता है। एक भारी भरकम आवाज आती है कि भले ही वो एक बटलर है पर उसने वार बहुत तगड़ा झेला है। विंसेंट जैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ी थीं हेडमास्टर हरका। वो कहती है कि वो तो बस अपनी छुट्टी के दिन इत्तेफाक से यहां से गुजर रही थी। हरका विंसेंट की तारीफ करती है और वादा करती है कि इस मिशन की कामयाबी को सरकारी कागजों में दर्ज किया जाएगा। फिर वो उस बोरे को देखती है जिसे विंसेंट लेकर आया था। जब विंसेंट पूछता है कि क्या आप इन गुनहगारों को पहचानती हैं, तो हरका हंसकर मना कर देती है, पर वो विंसेंट की बातों से सहमत होती है। वो सीरियस होकर कहती है कि इस मामले को अब परिवार के अंदरूनी लेवल पर ही निपटाना चाहिए। विंसेंट को दाल में कुछ काला लगता है। हरका उसे बताती है कि पिछले एक्सचेंज इवेंट में कागन को चीटिंग करवाने वाला एक बुजुर्ग था जिसका नाम होली मैन सैमन है, और जिस बुजुर्ग ने विंसेंट को मारने की साजिश रची उसका नाम तिवान है। हरका खुलासा करती है कि ये दोनों बुजुर्ग पुरानी जिगरी दोस्त हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सीन बदलता है और एक मैसेज वर्गन के पास पहुंचता है। हरका ने मैसेज में बड़े प्यार से वर्गन की तारीफ की होती है और बताया होता है कि उसने विंसेंट के मिशन को सक्सेसफुल मानकर उसे घर भेज दिया है। वर्गन वो लेटर पढ़कर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, साला हेडमास्टर खुद तो छुट्टी मना रही है और मुझे काम पर काम दिए जा रही है। वो ओवरटाइम के नाम से ही चिढ़ जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे एक रिपोर्ट थमाता है। वर्गन जैसे ही उस रिपोर्ट को देखता है उसके तो तोते उड़ जाते हैं। विंसेंट ने उस रिपोर्ट को इतने धांसू तरीके से तैयार किया था कि वर्गन को अब हेडमास्टर के वर्जन की जरूरत ही नहीं थी। रिपोर्ट में धमाका, कायमेरा, मर्डर किंग और उस ताकतवर जादूगर का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा था। वर्गन सोच में पड़ जाता है कि एक रैंक 9 के कैडेट के साथ इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। अधेना के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ परिवार का मुखिया भी वही रिपोर्ट शांति से पढ़ रहा होता है। वो विंसेंट से पूछता है, तू इन सब बातों से कहना क्या चाहता है? विंसेंट पूरी ठसक के साथ उनके सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसकी रिपोर्ट 2 बड़े दावों पर टिकी है। पहला ये कि ये पूरा मिशन उसे जान से मारने के लिए बुना गया एक जाल था। मुखिया तंज मारते हुए कहता है कि अगर तू इन छोटी मोटी मुश्किलों से घबरा गया है तो मुझे तुझसे निराशा होगी। विंसेंट बड़े शांत अंदाज में जवाब देता है कि मुद्दा मुश्किल का नहीं है बल्कि उस गद्दारी का है जो परिवार के अंदरूनी हुई है। विंसेंट तर्क देता है कि अगर अदेना के बुजुर्ग अपने वारिस का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर वालों को इसमें घसीटना कतई बर्दाश्त नहीं है। वो मुखिया को याद दिलाता है कि बुजुर्ग तिल्लिवान और होलीमैन सामून कितने पक्के दोस्त हैं। मुखिया को शक होता है कि कहीं ये सब हेडमास्टर हरका ने तो विंसेंट को नहीं सिखाया। वो विंसेंट से उसका दूसरा दावा पूछता है। विंसेंट तंज कसते हुए कहता है, ये नाकाबिल बुजुर्ग इस पूरे कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। अब मुखिया धर्म संकट में पड़ गया। अगर वो शक को स्वीकार करता है तो वो डरपोक दिखेगा और अगर इनकार करता है तो नाकाबिल। मुखिया मजे लेते हुए पूछता है, तो तू क्या चाहता है, हम तुझे क्या समझे? विंसेंट तपाक से बोलता है, मैं तो यही चाहूंगा कि बुजुर्ग सिर्फ नाकाबिल हों, डरपोक नहीं। तभी अचानक बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज आती है। एक औरत बदहवास होकर अंदर घुसती है। वो विंसेंट की मां थी। वो चिल्लाती है, गजब हो गया, तिवान अधेना ने। और तभी फ्लैशबैक में दिखता है कि तिवान की छाती में उसकी खुद की तलवार घुसी हुई है। पूरी अदेना में शोर मच जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली। मुखिया को यकीन नहीं होता। सुसाइड? विंसेंट की मां बताती है कि तिवान ने अपने कमरे में अपने ही दिल पर वार किया और मौके पर ही मर गया। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें विंसेंट के मिशन वाले कांड की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली है। लेकिन विंसेंट इस पके पकाए नतीजे को सिरे से खारिज कर देता है। वो दहाड़ कर कहता है, ये कोई खुदकुशी नहीं है, ये एक नाटक है, इसे स्टेज किया गया है। वहां मौजूद एक सन रह जाता है, क्या बकवास कर रहा है। विंसेंट दलील देता है कि जो बंदा वाकई जिम्मेदार होता वो कभी ऐसा कांड ही नहीं करता। ये तिवान के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता।
विंसेन और जूलियन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि या तो तिवान के पीछे वाले लोगों ने ये नाटक रचा है या खुद तिवान ने मरते मरते ये खेल खेला है। विंसेन कहता है कि अदेना जैसे सुरक्षित किले में किसी बुजुर्ग का कत्ल करना नामुमकिन है, इसलिए ये मौत सिर्फ एक थिएटर है। विंसेन की माँ उसे खामोशी से देख रही होती है। वो मान लेती है कि विंसेन वो चीजें देख पा रहा है जो उसकी खुद की आंखें नहीं देख पा रहीं। वो मुखिया से विंसेन को ले जाने की इजाजत मांगती है। मुखिया कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ विंसेन को साथ लेकर उसी कमरे में पहुंचती है जहां तिवान की लाश पड़ी थी। दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा खौफनाक है। तिवान की लाश लटकी हुई है और छाती के लार पार तलवार है। माँ को लगता है कि विंसेंट पहली बार किसी की लाश देख रहा है, तो वो उसे संभलने को कहती है। पर विंसेंट, भाई वो तो एकदम पत्थर दिल। वो ठंडे दिमाग से तिवान की आंखों की जांच करता है जैसे उसके लिए ये लाश कोई मामूली चीज हो। विंसेंट लाश को देखकर एक ऐसी बात बोलता है कि माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये तलवार कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है और घाव इतना परफेक्ट है जैसे किसी ने नाप तोल कर मारा हो। माँ कहती है कि तिवान एक मार्शल आर्टिस्ट था, वो खुद को ऐसे मार सकता है। पर विंसेंट का दिमाग कहीं और ही चल रहा है। वो कहता है दिक्कत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। वो समझाता है कि मौत चाहे किसी भी सूरमा की क्यों ना हो, उसमें छटपटाहट और अफसोस जरूर दिखता है। लेकिन तिवान की बॉडी एकदम क्लीन थी। विंसेंट उस जख्म को छूकर कहता है, इस लाश में न तो मौत की वो भारी गंध है और न ही मरने वाले की कोई हिचकिचाहट। ये लाश ही नकली है। उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ये नकली है तो असली तिवान कहाँ है? विंसेंट एकदम ड्रामेटिक अंदाज में मुड़ता है और जूलियन आत्मा से पूछता है कि तिवान कहाँ है। जूलियन चिल्लाकर बोलता है, अबे मुझे लगा तुझे पता है। पर विंसेंट शांति से मान लेता है कि उसे घंटा कुछ नहीं पता। वो तो बस अपनी थ्योरी पर खेल रहा था। विंसेंट को पता था कि अगर वो गलत होता तो उसकी माँ की सच्चाई परखने वाली आंखें उसे पकड़ लेती। जूलियन चिढ़ते हुए अंदाजा लगाता है कि यहाँ कॉर्प्स वेंट्रीलॉक्वी नाम की काली विद्या, डार्क आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। विंसेंट यही बात अपनी माँ को बताता है। काली विद्या का नाम सुनते ही माँ का पारा चढ़ जाता है। वो विंसेंट को दीवार से सटा देती है और उसकी खौफनाक एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है। वो चिल्लाती है, तुझे इन काली शक्तियों के बारे में कैसे पता? कहाँ से सीखा ये सब? उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाश असली है या नकली। उसे तो बस ये जानना है कि विंसेंट के पास ये छठी इंद्रिय और डार्क आर्ट्स का ज्ञान कहाँ से आया। दूसरी तरफ सीन बदलता है और कडेना के पेट्रियार्क यानी खान बाकी बुजुर्गों के पास पहुंचते हैं। माहौल इतना भारी है कि चाकू से काटा जा सके। खान सबको बड़े प्यार से चाय ऑफर करते हैं और खुद पहले पीकर उसे टेस्ट करते हैं। बाकी बुजुर्ग डर डर के चाय पीते हैं। तभी एक बुजुर्ग चुटकी लेता है, अरे ये तो दीवान की पसंदीदा चाय है। सन्नाटा छा जाता है। फिर वही बुजुर्ग रंग बदलते हुए कहता है, तिवान? कौन तिवान? उसे तो हमने पहले ही काउंसिल से निकाल फेंका है। खान समझ जाते हैं कि इन सयानों ने अपने प्यादे तिवान को मरते ही टीम से बाहर कर दिया ताकि खुद बच सकें। एक सफेद बालों वाला खान पर तंज कसता है, क्या आप यहां विंसेंट के मिशन की शिकायत करने आए हैं? खान बस इतना कहते हैं कि मिशन का अंजाम बदकिस्मत रहा। बाकी बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते हैं कि अदेना का मुखिया खुद चलकर यहां आया है। इसका मतलब विंसेंट उनका चहेता बन चुका है। कुछ को लगता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि विंसेंट सराना हैस्ली का बेटा है। अब सबको डर है कि खान की ये तरफदारी कहीं लेडी वर्सा या हेलन परिवार को नाराज न कर दे। खान को बेशर्म कहता है और तंज कसता है कि अब सराना के बेटे पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से खान के दिमाग में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उसे याद आता है कि कैसे सराना ने उसे ताकतवर बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि सराना बिस्तर पर है और प्रेग्नेंट है। खान गिड़गिड़ा रहा था कि वो उस शक्ति का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए करे, पर सराना ने मना कर दिया। उसने खान से कहा, मेरे फैसले का सम्मान करो और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मरते वक्त भी उसने खान को रोने से मना किया था। खान आज भी उस अधूरेपन को अपने सीने में दबाए बैठा है। अचानक खान का ऑरा पूरे कमरे में तबाही मचाने लगता है। उसकी आंखों में दहकती आग इंटेंट देखकर बुजुर्गों की घिग्गी बंध जाती है। वो सफेद बालों वाला फिर भी बाज नहीं आता और खान को उकसाता है कि सराना की मौत के बाद खान ने जो डील की थी उससे उसे अदेना का नाम और रुतबा मिला। वो सीधा इल्जाम लगाता है कि खान ने खुद अपने हाथों से सराना को मारा था। बस भाई, ये सुनते ही खान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खान की तलवार की चमक से पूरा कमरा जैसे 2 हिस्सों में बट गया। एक जोर
जोरदार धमाका होता है और बिजली जैसी रोशनी पूरे एस्टेट को घेर लेती है। खौफनाक सपना दिखता है कि खान ने उसे राख बना दिया है। वो चीख पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि खान बड़े शांत थर थर कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि खान की ताकत इंसान की सोच से परे है। वो लेजेंडरी 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। खान उसे ठंडे लहजे में चेतावनी देता है, याद रखना अदेला नाम असल में सराना का था। उधर दूसरी तरफ लाश वाले कमरे में विंसेन की मां ने अभी भी उसे दबोच रखा है। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, तुझे काली विद्या के बारे में कैसे पता चला? जूलियन की तो जान हलक में अटकी हुई है। उसे लग रहा है कि आज तो खेल खत्म। विंसेन बड़े आराम से कहता है, मैं वाकई ये सब देख सकता हूं। वो अपनी मां को याद दिलाता है कि उनकी अपनी आंखें ये गवाही दे रही हैं कि विंसेन सच बोल रहा है। मां को यकीन नहीं होता कि कोई सिर्फ देखकर जादू का नाम कैसे बता सकता है। विंसेन मन ही मन फैसला करता है कि अब उसे आई ऑफ ट्रूथ वाली कहानी का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो कहता है कि उसे भगवान की तरफ से सीधे मैसेज मिलते हैं। मां की जादुई आंख ने जब कोई झूठ नहीं पकड़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि विंसेन को वाकई कोई दैवीय शक्ति रास्ता दिखा रही है। वो उसे हिदायत देती हैं कि बेटा, ये बात अपने तक ही रखना, वरना दुनिया तेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। जूलियन यानी आत्मा तो बगल में खड़ा ये सोचकर हैरान था कि इतना बड़ा सफेद झूठ काम कर गया। अच्छा, तो अब तेरा भगवान क्या कह रहा है? कहाँ है वो गद्दार तिवान? विंसेन थोड़ा नाटक करता है और अपने भगवान को ऐसे कोसता है जैसे वो बहुत स्लो हो। जूलियन उसे समझाता है कि तिवान ने अपनी पूरी लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति इस काली विद्या में झोंक दी है। इसका मतलब वो बहुत कमजोर हो चुका है और भागने की हालत में नहीं है। जूलियन दावे के साथ कहता है, भाई वो कहीं गया नहीं है, इसी कमरे में कहीं दुबका बैठा है। विंसेन की मां ये सुनकर सन्न रह जाती हैं। विंसेन तुरंत मौका संभालते हुए कहता है, मां, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने हाथों से तिवान का सिर कलम करना चाहता हूं। मां मान तो जाती हैं, पर उन्हें शक था कि क्या विंसेन इतना ताकतवर है। विंसेन कहता है, मुझे बस आपका साथ चाहिए, मैं उसे बाहर निकालूंगा, आप बस उसके पलटवार को रोक लेना। मां मुस्कुराकर तैयार हो जाती हैं। विंसेन अपनी तलवार में नीली बिजली भरता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। पूरा कमरा जायंट थंडरस्टॉर्म की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस बिजली की चकाचौंध में दीवार के पीछे छिपा असली तिवान बाहर निकल आता है। वो गुस्से में पागल होकर लाल औरा के साथ विंसेन पर झपटता है, पर बीच में दीवार बनकर खड़ी थी विंसेन की मां। उन्होंने तिवान के खौफनाक हथियार को अपनी उंगलियों से हवा में ही दबोच लिया। तिवान की फटकर हाथ में आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके वार को नंगे हाथों से ऐसे रोक सकता है। मां उसे ठंडे लहजे में कहती हैं, सामून खानदान का कुत्ता बन गया है तू। तिवान अपनी किस्मत और लेडी वर्षा को कोसने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर मां उसे अपनी जादुई ताकत से वहीं जकड़ लेती हैं। जैसे ही तिवान को समझ आता है कि अब उसका खेल खत्म है, विंसेन बिजली की तेजी से अपनी तलवार लहराता है। मां की पावर और विंसेन का जानलेवा स्लैश मिलकर तिवान के शरीर के आर पार हो जाते हैं। विंसेन ने अपना वादा पूरा किया। तिवान का सिर धड़ से अलग हो चुका था। तिवान का सर कलम करने के बाद विंसेन ठंडे लहजे में कहता है, खेल खत्म। नीली ऊर्जा का एक आखिरी धमाका होता है, पर तभी विंसेन की हालत बिगड़ने लगती है। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। उसकी मां घबराकर उसका नाम पुकारती हैं, पर विंसेन की चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विंसेन को महसूस होता है कि उसके नाखून नीली रोशनी में पिघल रहे हैं। वो समझ जाता है कि जिस बात का उसे डर था वही हुआ। उसका हेवनली एक्सोस्केलेटन अब टूट रही है। उसने और जूलियन ने अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था और अब उसका शरीर ये बोझ सह नहीं पा रहा। विंसेन को अपनी पिछाड़ याद आने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि क्या वो इस जिंदगी में भी नाकाम हो जाएगा। तभी जूलियन आत्मा की आवाज गूंजती है, नहीं भाई, हम हार नहीं सकते। जूलियन के चारों तरफ चमकती हुई तितलियां मंडराने लगती हैं। जूलियन भावुक होकर कहता है कि विंसेन के बिना उसे कभी माँ बाप का प्यार या पहचान नहीं मिलती। विंसेन को बचाने के लिए जूलियन अपनी बची कुची डिवाइन पावर उसके एक्सोस्केलेटन को ठीक करने में झोंक देता है। विंसेन चिल्लाता है, रुक जाओ जूलियन, अगर तुमने अपनी सारी ताकत दे दी तो तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। पर जूलियन मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, इससे पहले कि मेरा वजूद खत्म हो तुम खुद को ठीक कर लेना। जूलियन का पूरा भरोसा अपने भाई पर था और वो धीरे धीरे रोशनी में ओझल होने लगता है। विंसेन के हाथ में बस एक आखिरी चमकती तितली बचती है। वो अपनी मुट्ठी भींचकर कसम खाता है, जूलियन, मैं वादा करता हूं कि सब संभाल लूंगा। मैं इस हेवनली एक्सोस्केलेटन को ठीक करने का रास्ता ढूंढ कर रहूंगा।
तभी कमरे में प्रीस्ट डुलान भागते हुए आते हैं। माहौल एकदम गमगीन है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा लेने वाले बड़े अधिकारी और गणमान्य लोग एक मेज पर बैठे हैं। उनमें से एक अधिकारी बड़ी गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। बाकी अधिकारी भी पीछे खड़े होकर अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। में बैठे नोटरी के काम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लाल बालों वाले लड़कर कहती है, भाई ये नोटरी वाले इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? तभी वहां सर मर्लिन किला छोड़कर पहुंच जाते हैं। हेडमास्टर साहब मजे लेते हुए पूछते हैं, क्या विंसेन की फिक्र में भागे भागे आए हो? उन्हें बताया जाता है कि विंसेन फिलहाल बाई खान के साथ है, पर असली तमाशा तो अंदर चल रहा है। जैसे ही मर्लिन की नज़र बटलर यानी सिरौन पर पड़ती है, मर्लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसके चेहरे का पुराना निशान चमकने लगता है। मर्लिन अपनी तलवार निकालते हुए दहाड़ता है, यही वो बंदा है जिसे मैंने ये जख्म दिया था। और उधर से बटलर भी अपने बारीक जादुई धागों यानी वायर्स से उसे टक्कर देता है। हेडमास्टर और बाकी लोग चिल्लाते रह जाते हैं, अबे ओ पागलों, रुक जाओ। उधर प्रीस्ट डुलान विंसेन का इलाज कर रहे हैं। वो विंसेन को डांटते हैं कि बेटा, हीलिंग मैजिक कोई जादू की छड़ी नहीं है, तुम्हारे अंदरूनी अंगों की हालत बहुत खराब है। विंसेन को डुलान की डांट सुनकर पुरानी यादें आ जाती हैं। उसे लगता है कि डुलान ही उसे और जूलियन को बचाने का रास्ता दिखा सकते हैं। विंसेन उनसे सीधा पूछता है, क्या आप हेवनली एक्सोस्केलेटन को ठीक करने का कोई तरीका जानते हैं? डुलान हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि विंसेन के पीछे जो दैवीय शक्ति है वही इस ढांचे की रक्षा कर रही है। डुलान पहले तो मना कर देते हैं, पर विंसेन की हालत देखकर कहते हैं, एक रास्ता है पर वो बहुत मुश्किल है। डुलान बताते हैं कि विंसेन को खुद डिवाइन पावर हासिल करनी होगी, यानी एक तरह से प्रीस्ट बनना होगा। पर भाई विंसेन के पास इतना टाइम कहाँ था। तब डुलान एक प्राचीन राज खोलते हैं। टेम्पल ऑफ गाया के पास डिवाइन किंग्स ग्रेव है, जहां एक पौराणिक होली ग्रेल रखी है। कहा जाता है कि जो उसे पालेगा उसे बेपनाह दैवीय शक्ति मिल जाएगी। विंसेन को लगता है कि ये कोई सुनी सुनाई कहानी है, पर डुलान दावा करते हैं कि इतिहास में एक मार्शल आर्टिस्ट ने वाकई इसका इस्तेमाल किया था। विंसेन जोश में पूछता है, कौन था वो सूरमा, मुझे उससे मिलना है। डुलान जो नाम लेते हैं उसे सुनकर विंसेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डुलान कहते हैं, पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान ने उस होली ग्रेल की शक्ति का इस्तेमाल किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पूर्वज आर्सलोन अदेना द सन स्वॉर्ड थे। मर्लिन और सिरकॉन के बीच तलवारें ऐसे खनक रही हैं जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहे हों। मर्लिन पुरानी यादें ताज़ा करते हुए पूछता है, क्या चारवडल के मैदानों के बाद ये हमारी पहली भिड़ंत है? सिरकॉन भी याद दिलाता है कि भाई, उस वक्त मैं तामालान का भाड़े का सैनिक था और तू अदेना का वफादार। हम तो थे ही एक दूसरे के जानी दुश्मन। मर्लिन दहाड़ता है, दुश्मन तो हम आज भी हैं, और जान लेने की नीयत से हमला कर देता है। तभी हेडमास्टर साहिबा के सब्र का बांध टूट जाता है। वो बीच में आती हैं और उन दोनों सूरमाओं के सिरों को आपस में ऐसे भिड़ाती हैं कि दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो साफ चेतावनी देती हैं, तुम दोनों उस्ताद हो, बच्चों के सामने तमाशा मत बनाओ। अगर दोबारा लड़ना है तो विंसेन और रेवन के यहां से जाने के बाद लड़ना, वरना मैं खुद तुम दोनों को ऊपर पहुंचा दूंगी। उधर विंसेन और प्रीस्ट डुलान डिवाइन किंग की कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। डुलान बेचारा डर के मारे कांप रहा है और बार बार टोक रहा है कि भाई, ये मौत का कुआं है, वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। पर विंसेंट का इरादा फौलादी है। उसे पता है कि जूलियन के पास वक्त बहुत कम है और उसके पूर्वज आर्सिलॉन ने शायद इसी काम के लिए उसे चुना था। कब्र के अंधेरे रास्ते के सामने खड़े होकर विंसेंट डुलान से मजे लेते हुए पूछता है, जब इतनी ही खतरनाक जगह थी तो मुझे यहां लाए ही क्यों? डुलान खुलासा करता है कि वो यहां इसलिए आ सका क्योंकि वो खुद एक हाई लेवल का प्रीस्ट है। फिर वो विंसेंट से पूछता है, क्या तुम्हें होली किंग लैंगिगोर के बारे में कुछ पता है? विंसेंट को जूलियन के साथ पढ़ी हुई हिस्ट्री याद आती है। लैंगिगोर वही महान योद्धा था जिसने गाया धर्म की स्थापना की थी और आर्च डेमन दवेनिन को धूल चटाई थी। डुलान कहता है, मैं वही प्रीस्ट हूं जिसे उस होली किंग की शक्तियां विरासत में मिली हैं। डुलान आगे बताता है कि जिस प्रीस्ट के पास ये शक्तियां होती हैं, उसके लिए एक प्राचीन भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी साफ कहती है कि वही इंसान होली ग्रेल को हासिल कर सकता है जिसने मौत का स्वाद चखा हो और साक्षात भगवान से मिला हो। डुलान कहता है कि हालांकि उसे मौत का अनुभव वाली बात पूरी तरह समझ नहीं आई, पर उसकी शक्तियां विंसेंट को देखकर गवाही दे रही हैं कि वही वो चुना हुआ बंदा है। विंसेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, जब होली किंग ने मुझे चुना है तो समझो मैं ही इस इम्तिहान के लिए सही आदमी हूं। ये कहकर विंसेंट उस अंधेरी गुफा दर कदम रख देता है। डुलान भी अपनी हिम्मत जुटाता है और अंदर की ओर लपकता है,
पर वो बाहर ही खड़ा होकर विंसेंट के लिए प्रार्थना करने लगता है। गुफा के अंदर वो उस अंतहीन घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। काफी देर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा है और अंधेरे की वजह से उसकी इंद्रियां सुस्त पड़ रही हैं। आदत के मुताबिक वो जूलियन को आवाज देता है, पर तभी उसे झटका लगता है। जूलियन तो अब जवाब देने के लिए है ही नहीं। विंसेंट को एहसास होता है कि इंसान भी क्या चीज है जो अकेलेपन से इतना घबरा जाता है। तभी उसे शक होता है कि ये रास्ता नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, पीछे मत मुड़ना, अगर मुड़ गया तो अपना रास्ता भटक जाएगा और हमेशा के लिए इसी कब्र में कैद होकर रह जाएगा। विंसेंट तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, कौन है, सामने आ। तभी ऊपर एक बैंगनी रंग की लौ जलती है और उसमें से साए बाहर निकलते हैं। एक साया अपना नाम मेलेनॉन बताता है और कहता है कि वे साया कबीले के कातिल हैं। वे पिछले 500 सालों से उस शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो सच की तलाश में यहां आएगा। मेलेनॉन कुछ ऐसी बातें बोलता है जो विंसेंट की पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं। मेलेनॉन कहता है, हमें आज़ाद करो, अपनी तलवारबाजी और अपनी जादुई ताकत से साबित करो कि तुम ही वो वारिस हो। विंसेंट मुस्कुराकर कहता है, ठीक है भाई, अदेना खानदान की तलवारबाजी से ही तुम्हें इस ड्यूटी से आज़ाद करूंगा। हैरानी की बात तो ये थी कि मेलेनॉन भी वही अदेना स्टाइल की तलवारबाजी जानता था जो उसने अपने पुराने मालिक से सीखी थी। विंसेंट अपनी आंखों में अंगारे लेकर चिल्लाता है, मैं हूं विंसेंट अदेना, और अपना घातक वार हाफ मून स्लैश छोड़ देता है। मेलेनॉन उसे पहचान लेता है, आर्सेलॉन फालर का असली वंशज, जिसकी वसीयत इस जगह पर आज भी जिंदा है। जैसे ही विंसेंट हमला करता है, सामने एक विशाल बैंगनी रंग की जादुई आंख खुल जाती है। वो साया चिल्लाता है कि विंसेंट की ये ताकत अभी भी उसे खुद को साबित करने के लिए काफी नहीं है। बाहर खड़ी दुनिया को भी गुफा की थरथराहट महसूस होने लगती है, जो अंदर चल रही भीषण जंग का सबूत थी। अंदर विंसेंट और उन सायों के बीच तलवारों की ऐसी जंग छिड़ती है कि बिजली कौंजने लगती है। साए बार बार चिल्लाते हैं, तू वो चुना हुआ बंदा नहीं है। विंसेंट हार नहीं मानता और अपनी आखिरी उम्मीद लाइटनिंग जायंट की शक्ति को जड़ाता है। वो पूरे चेंबर को लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म से भर देता है। बिजली उन सायों के शरीर को चीर देती है, पर विंसेंट के होश तब उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि वे साए फिर से जुड़ रहे हैं। उनके कटे हुए हाथ फिर से उगाते हैं और वे विंसेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। विंसेंट समझ जाता है कि ये साए कोई मामूली दुश्मन नहीं है। इन्हें जितनी बार गिराओ, ये उतनी ही ताकत के साथ वापस खड़े हो जाते हैं। तभी एक साया रक्षक अपनी डार्क पावर रिलीज करता है और विंसेंट पर पीछे से वार करने की तैयारी करता है। विंसेंट को याद आता है कि पीछे नहीं मुड़ना है, पर उसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर वो रक्षक विंसेंट की पीठ पर एक जानलेवा प्रहार करता है। विंसेंट हवा में उछलकर दूर गिर जाता है। वो रक्षक ठंडे लहजे में कहता है, विंसेंट अदेना, हार मान ले, तू वो नहीं है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। खून की उल्टियां करते हुए विंसेंट सोचने लगता है कि क्या उसने कहीं गलती कर दी। क्या आर्सेलॉन ने उसे किसी गलत रास्ते पर भेज दिया? उसे जूलियन की बहुत याद आती है। उसे लगता है कि अगर जूलियन साथ होता तो शायद वो रास्ता दिखा देता। उधर गुफा के बाहर प्रार्थना कर रहा पुजारी डूलान बेचैन हो उठता है। उसे एहसास होता है कि अंदर कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वो सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद चिल्लाता है कि ये अनर्थ रुकना चाहिए। वापस कब्र के अंदर विंसेंट बुरी तरह जख्मी पड़ा है। गार्डियन उसे समझाता है कि वे सन स्वॉर्ड एम्परर आर्सेलॉन और होली किंग की छोड़ी गई भविष्यवाणी के रखवाले हैं और उस भविष्यवाणी की रक्षा के लिए वे किसी की भी जान ले सकते हैं। गार्डियन कहता है, हमें उम्मीद थी कि तू हमें आजाद करेगा, पर तेरी हार ने साबित कर दिया कि तू सिर्फ एक घुसपैठिया है। तभी विंसेंट का दिमाग बिजली की तरह चमकता है। उसे याद आता है कि यहाँ दो भविष्यवाणियां थीं, एक सत्य की तलाश करने वाले की और दूसरी मौत के बाद भगवान से मिलने वाले की। उसे समझ आता है कि ये दोनों अलग अलग बातें थीं, पर गार्डियन अब और सुनने के मूड में नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत समेटता है ताकि विंसेंट अदेना का खेल हमेशा के लिए खत्म कर सके। विंसेंट के चारों ओर ब्रह्मांडीय लाल और नीली ऊर्जा का एक ऐसा बवंडर उठता है कि पूरी गुफा थरथरा जाती है। ये एक नए अवतार का जागना था। विंसेंट के शरीर से जो गहरी लाल ऊर्जा निकलती है, वो गुफा के अंधेरे सायों को चीर के रख देती है। गार्डियन हक्का बक्का रह जाता है। वो पहचान जाता है कि ये खौफनाक लाल माना किसी और का नहीं बल्कि सामिन वंश का है।
विंसेन अपनी असली ताकत क्रिम्सन एम्परर्स माइट को जगाता है और खून जैसी लाल ऊर्जा में नहाया हुआ एक शैतानी मुस्कान के साथ स्कारलेट सॉन्ग का आखिरी अध्याय शुरू करता है। वो एक विशाल ब्लडी फुल मून नाम का प्रहार गार्डियन पर छोड़ता है। विंसेन को अब समझ आता है कि उसे खुद को डेविन सामिन के रूप में साबित करना था, वही शख्स जिसने मौत का अनुभव किया है। वो दहाड़ कर कहता है, मेरा असली नाम डेविन सामिन है और मैं मौत को मात देकर यहां पहुंचा हूं। वो गार्डियंस को हुक्म देता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक उसे होली किंग के ग्रेल तक ले जाया जाए। मरते हुए गार्डियंस राहत की सांस लेते हैं। शुक्र है, आखिर हमें आज़ादी मिली। उनकी आकृतियां धुएं में मिल जाती हैं और विंसेन अकेला खड़ा रह जाता है। तभी गुफा का नक्शा बदलने लगता है। विंसेन के सामने एक विशाल पवित्र दरवाजे खुलते हैं। अंदर शानदार हॉल है जहां रोशनी से नहाई हुई एक ताबूत जैसी संरचना है। विंसेन समझ जाता है कि होली ग्रेल यहीं छिपा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ताबूत का ढक्कन हिलता है और विशाल सुनहरा योद्धा प्रकट होता है। विंसेन सहम कर पूछता है, क्या आप होली किंग हैं? वो चमकता हुआ शूरवीर जवाब देता है, मैं हूं लैमीगोर। वो विंसेन को उसके दोस्त आर्सेलॉन के वंशज के रूप में पहचान लेता है और कहता है कि विंसेन के आने से उसका पुराना मिशन पूरा हुआ। होली किंग अपना चमकता हुआ हाथ आगे बढ़ाता है और विंसेन को होली ग्रेल सौंप देता है। होली किंग विंसेन से कहता है, मेरा फर्ज पूरा हुआ, अब ये ग्रेल तुझे हेवनली फ्रूट की तरफ ले जाएगा। मरते मरते वो अपने पुराने दोस्त आर्सेलॉन से किया वादा निभाने के लिए विंसेन का शुक्रिया अदा करता है। विंसेन उन महान पूर्वजों को सम्मान के साथ सल्यूट करता है, पर तभी भाई पूरी गुफा किसी भूकंप की तरह हिलने लगती है। छत गिर रही है और विंसेन मलबे से बचने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद गुफा का ढहना ही उसके अगले मिशन का हिस्सा है। तभी धुएं और तबाही के बीच उसे अपना उस्ताद मर्लिन खड़ा दिखता है। विंसेन चिल्लाता है, सिर्फ मर्लिन। बाहर खड़ा पुजारी डुलान बुरी तरह डरा हुआ है कि विंसेन और मर्लिन इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं और क्या वे जिंदा बाहर आ पाएंगे। गुफा के बाहर एक लाल बालों वाली औरत उस पुराने राज से पर्दा उठाती है। वो बताती है कि होली किंग की भविष्यवाणी मर्लिन फालर और हेडमास्टर क्वेबल के परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है। भविष्यवाणी के मुताबिक अदेना खानदान का एक सत्य की तलाश करने वाला इस कब्र में आएगा और वहां उसका सामना एक सेल वंशज से होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि अगर विंसेन ही वो ट्रूथ सीकर है तो भविष्यवाणी कहती है मर्लिन का जिंदा वापस लौटना मुमकिन नहीं है। गुफा के अंदर मर्लिन एक कड़वा सच बताता है। वो कहता है कि फालर असल में आर्सेलॉन का असली पारिवारिक नाम था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। मर्लिन समझाता है कि अदेना के मार्शल परिवारों में ये मिशन पीढ़ियों से सौंपा गया है कि एक फालर वंशज को अदेना के उस वारिस के लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी जिसे आर्सेलॉन का नाम याद हो। विंसेन ये सुनकर दहल जाता है कि उसका उस्ताद मर्लिन खुद को कुर्बान करने की तैयारी कर चुका है। गुफा का मुख्य खंबा अब गिरने ही वाला है। मर्लिन अपनी आंखों में अंगारे लेकर कहता है, बेटा, इस गुफा से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है, इस खंबे को तबाह करना। जैसे ही ये गिरेगा, बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता खुलेगा, लेकिन इसे तोड़ने वाला यहीं दब जाएगा। विंसेन चिल्लाकर कहता है, मैं इसे तोड़ूंगा या हम साथ में करेंगे। पर मर्लिन मना कर देता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा फर्ज है। विंसेन गुस्से में पूछता है, क्या आप वाकई मुझे बाहर भेजकर खुद यहां मरना चाहते हैं? मर्लिन को वो दिन याद आता है जब विंसेन ने उससे कहा था कि वो फालर का नाम याद रखेगा। मर्लिन भावुक होकर कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपने मिशन को पूरा करते हुए मरना सबसे बड़ी खुशी है। वो विंसेन को अपना सबसे बेहतरीन शागिर्द बताता है और अपनी आखिरी सबसे ताकतवर तकनीक उस खंबे पर छोड़ने के लिए तैयार होता है। पर तभी भाई विंसेन बीच में आ जाता है। वो अपनी तलवार से मर्लिन के वार को रोक देता है। विंसेन अपने उस्ताद की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या वाकई ये आपके आखिरी शब्द थे? क्या फालर नाम आपके लिए इतना सस्ता है? विंसेन तर्क देता है कि जिस आर्सेलॉन और फालर को वो जानता है, वे कभी भी अपने मिशन के लिए अपने ही वंशजों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। विंसेन को याद आता है कि आर्सेलॉन तो एक मासूम बच्चे जैसा दिल रखने वाला इंसान था। मलबे की बारिश के बीच दोनों की तलवारें आपस में टकरा रही हैं। मर्लिन झल्लाकर चिल्लाता है, अगर तू जिद नहीं छोड़ेगा तो हम दोनों यहीं दफन हो जाएंगे। पर विंसेन के पास एक मास्टर प्लान था।
वो कहता है, दोनों के बचने का एक रास्ता है उस्ताद। विंसेंट समझ जाता है कि मर्लिन अपनी पूरी ताकत सिर्फ विंसेंट का रास्ता खोलने में झोंकना चाहते हैं। विंसेंट प्रस्ताव रखता है कि अगर वो अपनी रफ्तार बढ़ा ले तो मर्लिन को अपनी सारी जान दांव पर नहीं लगानी पड़ेगी। तभी विंसेंट अपने शरीर में दैवीय शक्तियों का ऐसा संगम करता है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। वो ड्वार्फ किंग, गैलेक्टिक वॉन्डरर और लाइटनिंग जायंट की तीनों ब्लेसिंग्स को एक साथ जोड़ देता है। मर्लिन की फटी रह गई जब उसने देखा कि विंसेंट का ऑरा बदलकर एक रहस्यमयी पर्पल सिजिल में बदल गया है। ये तीनों शक्तियों का एक घातक फ्यूजन था। विंसेंट दहाड़ता है, अब वार करो उस्ताद। मर्लिन भी जोश में आ जाते हैं और अपनी तलवार में बिजली भरकर थंडरबोल्ट असेंशन का इस्तेमाल करते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और मुख्य खंबा चकनाचूर हो जाता है। ऊपर आसमान की एक छोटी सी रोशनी दिखने लगती है। विंसेंट अपनी पूरी ताकत झोंककर उस रोशनी की तरफ एक लंबी छलांग लगाता है। वो किसी रॉकेट की तरह बैंगनी बिजली की लपटों के बीच से ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, क्रिम्सन एम्परर की ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर साथ छोड़ने लगता है। वो वापस खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ उसे थाम लेता है। वो मर्लिन थे। मर्लिन ने छलांग लगाकर विंसेंट को पकड़ लिया, ऊपर की ओर हकेल दिया। मर्लिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, चाहे जो हो जाए, सच की तलाश जारी रखना। और ये कहकर मर्लिन ने अपनी आखिरी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल विंसेंट को बाहर सुरक्षित फेंकने के लिए किया। विंसेंट की चीख निकल जाती है क्योंकि वो देखता है कि मर्लिन खुद ढहती हुई गुफा के साथ नीचे गहराई में गिर रहे हैं। बाहर खड़ी वो लाल बाल वाली औरत अपनी जान पर खेल जाती है। वो रस्सी लेकर उस खौफनाक खाई में कूद पड़ती है। वो मलबे और गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हुए अपनी रस्सी को एक चट्टान में फंसाती है और पूरी जान लगाकर मर्लिन की तरफ हाथ बढ़ाती है। लाल बालों वाली औरत पूरी जान लगाकर रस्सी खींचती है और आखिर में मर्लिन को खाई में गिरने से बचा लेती है। आफते हुए कहता है, अब जाकर मुझे सत्य समझ आया। उधर विंसेंट जैसे ही होश में आता है, वो पागलों की तरह अपने उस्ताद को ढूंढने लगता है। उसे डर था कि कहीं उसने मर्लिन को खो तो नहीं दिया। जब विंसेंट देखता है कि मर्लिन सही सलामत है तो उसकी जान में जान आती है। हादसे के कुछ समय बाद जब विंसेंट पूरी तरह होश में आता है तो पुजारी डुलान उससे उस रहस्यमयी चीज के बारे में पूछता है जो वो अपने साथ लाया था। विंसेंट पूरे गर्व के साथ होली ग्रेल सबको दिखाता है। डुलान की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सदियों पुरानी पौराणिक चीज उनके सामने थी। जैसे ही डुलान ग्रेल के एक रत्न को छूता है, ग्रेल उसकी दैवीय शक्ति को सोखने लगता है और उसमें पवित्र जल भरने लगता है। विंसेंट के दिमाग में खुराफात सूझती है, क्या इसे पीने से मुझे जादुई ताकत मिलेगी? उसके साथ ही मना करते रह जाते हैं कि भाई सदियों पुराना गंदा पानी मत पी। पर विंसेंट कहाँ रुकने वाला था। उसने एक घूंट क्या भरा, उसके शरीर में दैवीय ऊर्जा का सैलाब आ गया। तभी एक चमत्कार होता है। बैंगनी लपटों और चमकती तितलियों के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा प्रकट होता है। वो सुनहरा लड़का कोई और नहीं बल्कि फिर से जीवित हुआ जूलियन था। जूलियन अपने हाथों को देखकर हैरान था। वो खुशी से उछल पड़ता है, भाई, इस होली ग्रेल की पावर से मैं तुम्हारे सेलेस्टियल बोन को रिपेयर कर सकता हूं और अब मुझे गायब होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे ही जूलियन की नजर बाहर के मलबे और उस विशाल गड्ढे पर पड़ती है, उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। वो विंसेंट पर चिल्लाता है, अबे ओ तबाही के देवता, ये तुमने पवित्र मकबरे का क्या हाल बना दिया? पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि होली किंग का मकबरा ढह गया है और लोग इसका सारा इल्जाम अदेना के 7वें राजकुमार विंसेंट पर मढ़ देते हैं। अखबारों में विंसेंट की फोटो छप जाती है।